सर मैं आपके साथ में हूँ सर, प्लीज। क्योंकि ये जो आज मैं सवाल कर रही हूँ ये आपके हक और हित के लिए है, ठीक है? तो प्लीज आप रोइए मत, क्योंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, काफी इमोशनल भरा ये वीडियो बन रहा है। तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन आंखें नम हो ही जाती हैं अगर हमारे जो फादर हैं या फिर हमारे रिलेटिव अगर जो प्यार करते हैं वो ना हो दुनिया में। तो सर दिल्ली में सूची में नाम नहीं डलवा पाए, उनका सपना सपना ही रह गया। मेरे जो फादर थे वो मेरे आदर्श थे जी। मैं उनकी मीटिंगों में चाय पिलाता था लोगों को, जब दुसाध भाइयों का सम्मेलन होता था, और जो जितने भी हमारे घर पे या हमारे कार्यालय पे लोग आते थे, जहाँ हमारा पापा का ऑफिस हुआ करता था, जी जी, तो वहाँ पे मैं दरी बिछाता था, कुर्सियाँ लगाता था, उनकी सेवा किया करता था। तो मैं सुनता था, मेरे फादर का सपना था कि पासवान समाज जो दुसाध जाति है इनका दिल्ली की सूची में नाम हो। साथ मैं अपनी भी वेदना कहना चाहता हूं, जो मेरा दर्द है पासवान होने के नाते, कि विगत आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज पासवान जाति दिल्ली में ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारी जाति दिल्ली की सूची में नहीं है, जिसके कारण हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा। ऐसा क्यों नहीं, जबकि सभी को एक साथ रहने का हक जो है वो पूरे अपने भारत में ही है, फिर भी इसके बाद में भी पिछड़ा हुआ? सर इसलिए देखिए, एक तरफ तो केंद्र सरकार हमारी डिजिटल इंडिया की मांग करती है, कहती है कि आप एक जगह करो, पूरे इंडिया में एक जैसा मान्यता प्राप्त है। जब हम हरिजन बिहार में है तो दिल्ली में भी रहना चाहिए, यूपी में भी रहना चाहिए, देश के सभी राज्यों में हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद की दिल्ली प्रदेश स्तर पर पासवान समाज द्वारा संयुक्त बैठक में दिल्ली प्रदेश पासवान समाज दुसाध जाति के अध्यक्ष विजय प्रधान आए हुए सभी दुसाध भाइयों का और पासवान समाज के लोगों का इस बैठक में आभार प्रकट करता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस बैठक में आए हैं। मैं वादा करता हूं आपको कि दुसाध भाइयों के हक और हित के लिए हमेशा तैयार था और रहूंगा। दिल्ली दुसाध उत्थान परिषद पासवान समाज का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और चूँकि मेरे पे दायित्व दी गई थी कि भाई पासवान होने के नाते दिल्ली की सूची में नाम के लिए, तो मैं पशुपति पारस जी जो हमारे गार्जियन हैं और हमारे जो मेन गार्जियन सुभाष बिहारी जी, इनके नेतृत्व में मैं बस यही मांग करता हूं कि हम बाद ये पासवान समाज दुसाध जाति को दिल्ली की सूची में नाम डलवाए, क्योंकि हमें बहुत दुख और चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि खुद मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि विगत आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, और हमारे दिल्ली की सूची में नाम नहीं है। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से तमाम जो आप चैनल है इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली की सूची में हमारा नाम हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद। पूरे बिहार में पासवान समाज दुसाध जाति ऐसी कैटेगरी में आता है, और मेरे फादर सरजू राम जी का जो सपना यही था कि दिल्ली में भी सूची में नाम डलवाने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में क्या कहते आरक्षण मिलेगा। तो इसके लिए वो लंबी लड़ाई लड़े, और उन्होंने इसके लिए आज हमारे बीच में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, उनसे भी संघर्ष किया और उनके खिलाफ कई आंदोलन किए जंतर मंतर पे, कि भाई उनके खिलाफ रैलियां निकाली कि आप पासवान समाज के इतने बड़े नेता हो। साथ ही साथ वहाँ पे हमने दुसाध जाति के हक और हित के लिए दिल्ली में सूची में नाम डलवाने के लिए भी रैली की और धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आप भी थे।
नेता शासन प्रशासन ने इस बात को इग्नोर क्यों किया, ये समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं किया, इसको क्यों ध्यान नहीं दिया कि दुसाध जाति जो है दिल्ली की सूची में नाम होना चाहिए। मैडम मैं क्या कहूँ, इस बात को लेके प्रत्यक्ष गवाह है कि मैं चिराग पासवान जी से खुद मिला उनके ऑफिस में। ठीक है। और चिराग जी से बोला कि भाई मेरे फादर का जो सपना था, आपके फादर से संघर्ष किया, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप दिल्ली की सूची में नाम डलवाइए। आपने डायरेक्ट बात करी थी? डायरेक्ट बात की उनके कार्यालय में जाके। अच्छा। मेरे साथ मुजफ्फरपुर के जिला पार्षद अजय पासवान जी थे और सर्जन डॉक्टर भी थे मेरे साथ, जो ऑल इंडिया मेडिकल में थे, जो हमारे दुसाध जाति से ही थे। और जब उन्होंने बाहर आकर के मेरे से बात की कि प्रधान जी आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, मैंने कहा क्या हुआ, अपने जाति के लिए नहीं बात कर सकता क्या मैंने चिराग जी से एक ही बात कही कि चिराग जी विगत आजादी के 79 वर्षगांठ में हम जी रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में दुसाध जाति पासवान समाज को दिल्ली की सूची में नाम होने के कारण आज भारत में दिल्ली में भारत क्या कहते दुसाध जाति को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। आपको क्या लगता है कि अब होगा कुछ कि नहीं होगा? लगता है देखिए आखिरी सांस तक जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, अपनी गारंटी लूंगा। मैंने जो वादा अपने फादर, अपने मंझले भाई अजय इंजीनियर जी को किया, अपने फादर सरजू राम जी को किया, मैं बता दूं कि आजीवन भर दिल्ली की सूची के नाम के लिए अगर मुझे मर मिटना भी पड़े, आमदा भी करना पड़े, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ना केवल आपके वीडियो, आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ, ये भी हमारे दुसाध भाई देखेंगे, क्योंकि मेरे रगों में भी सरजू राम जी का ही खून है चोरमल बाबा जी का, राजा सलेह जी का और राह बाबा जी का, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, मैं अनीता सिंह एनएसएस न्यूज के माध्यम से बिहार चुनाव 2025 विधानसभाओं के चुनाव को लेकर अपने स्टूडियो में खास मेहमान से बातचीत करवाने वाली हूं, और जो कि दिल्ली प्रदेश पासवान समाज दुसाध जाति के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि बिहार में 6% पासवान समाज दुसाध जाति के लोग रहते हैं, जो कि बिहार के चुनाव में उनका समर्थन या विरोध का बहुत बड़ा मायने होता है। बिहार की राजनीति में कई पासवान के लोकप्रिय नेता पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे कि वर्तमान नेताओं में बात करें तो चिराग पासवान जी और पशुपति पारस, प्रिंस पासवान और संजय पासवान जैसे अनेकों नेताओं के नाम पासवान समाज के हक और हित के लिए लिया जाता है। ये कहां तक ठीक है या गलत है, इसको लेकर एक समाज सेवक और पासवान समाज के दुसाध जाति के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रधान जी से हम खास बातचीत करेंगे अपने स्टूडियो। साथियों, तो आइए हम बात करते हैं बहुत बड़े समाज सेवक और दिल्ली प्रदेश पासवान समाज दुसाध जाति के अध्यक्ष विजय सर जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बढ़िया। हाँ जी सर, कई सवाल हैं जो कि आज आपके सामने रूबरू और पूछे जाएंगे जी, और हमारे दर्शक जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनके भी लग रहा है कई सवालों के जवाब आपके माध्यम से मिल जाएगा। बिल्कुल कोशिश करेंगे मैम। कोशिश करेंगे ना सर? जी बिल्कुल। तो जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं आज बात करते हैं, तो लगता है कि आपको थोड़ा सा कोल्ड भी है। जी, वो छठ पूजा गई थी उसमें ओके। सेवा भावना और सेवादार बने। कोई नहीं, कंफर्टेबल है ना आप? जी बिल्कुल से। तो इलेक्शन का दौर भी चल रहा है सर, जी, आपको पता है इलेक्शन बिल्कुल बिहार में। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, हम सवालों पे सवाल करते हैं। ठीक। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि सर पासवान समाज दुसाध जाति के इतिहास के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैडम, देखिए पासवान समाज दुसाध जाति
इसके बारे में देखिए, जहाँ तक मैंने अपने परिवार से सुना और इतिहास के बारे में जो मैंने स्टडी की, उससे तो मुझे बस इतना पता है कि हमारे पासवान समाज जो दुसाध जाति है, तो भारत की आज़ादी से पहले दुसाध जाति मानी जाती थी। और दुसाध जाति में हमारे जो चुहरमल बाबा, ये बहुत बड़े महापुरुष थे, और राजा सैलेश, इन दोनों की वीर गाथाएं ऐसी थी, इन्होंने ऐसे ऐसे पराक्रम किए, ऐसी ऐसी वीर योद्धा बन के कार्य किए, दुसाधों के लिए, समाज के हक और हित के लिए, लोगों के लिए। तो वो आज हमारे जाति के लिए एक उपदेशक है, और वो हमारे आदर्श हैं, और उनको हम प्रेरणा लेते हैं। हमारे जो बाबा चुहरमल जी थे, वो दुर्गा जी के उपासक थे। कहते हैं कि वो दुर्गा जी की पूजा में इतने मग्न हो गए थे कि उनको दुर्गा जी के कुछ शक्तियाँ आ गई थी, उनके अंदर लगातार ऊर्जा और शक्ति चुहरमल बाबा में इतनी बड़ी थी, तभी हम उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं। उनकी लगातार 1, 2, 50 नहीं हजारों वीर गाथाएं ऐसी है जो उन्होंने पराक्रम करके दिखाया कि किस तरह से वो वीर महापुरुष के रूप में हमारे बीच में आज गिने जाते हैं। राजा सैलेश जी, उनका भी नाम बहुत बड़ा सूरवीरों में लिया जाता है। वो इस समय वो नेपाल में थे, और बिहार उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और उससे पहले की गाथा कि राजा सैलेश राजा जमाने में गिने जाते थे, और उन्होंने भी हमारे दुसाध कुल के वो भी महापुरुष थे। उन्होंने अपनी वीर गाथाओं के द्वारा बिहार जाति को उठाया, उनका उत्थान किया और उनको आगे बढ़ाया। उनको आज नमन करते हैं। और साथ ही साथ आपने पूजा सुनी होगी राजा राव बाबा की। जी बिल्कुल जी, इसमें किस तरह से लंबे लंबे बांस होते हैं, फिर उस पे चढ़ते हैं, फिर चढ़ते चढ़ते ही वो ना एकदम से ही वो ढलान से चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और छलांग लगाते हैं, और फिर बाद में आग पे चलते हैं, दूध को खिलाते हैं, और दूध के खिलाने के बाद अंतिम चरण में वही प्रसाद के रूप में, जो पूजा के रूप में पूजा करने के बाद दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये गाथाएं हैं इतिहास से भारत के दुसाधों का। इन दुसाधों के महापुरुषों से हमारी न्यू पीढ़ी जो है, यूथ है आज, जो हमारे नेतागण हैं, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम एक ताकत, ऊर्जा, एनर्जी लेकर उनकी तरह ऐसी सेवा दे अपने स्वजाति भाइयों में और देश में। सर, दुसाध जाति और पासवान जो कि एक टाइटल लगाते हैं, ठीक है, और इसका ये दोनों का आपस में क्या मेल है दोनों का, जैसे कि सुनने में आता है, इसके बारे में? जी देखिए, मैं जहाँ तक मुझे पता है, भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी से पहले दुसाध जाति मानी जाती थी। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज आए तो भारत में पासवान दुसाध जाति को माना जाने लगा कि वो अमूमन पासवान जो जाति है, जो एक नाम है, एक सूचक है, उपमा है, जो वो उर्दू शब्द है। अच्छा। जिसका अर्थ होता है अंगरक्षक, यानी लोगों की रक्षा करना। तो चौकीदार के रूप में वो लगातार अंग्रेज के समय में चौकीदार के रूप में थे। आज भी भारत सरकार में आज तक हम 2025 में हैं, दुसाधों को बहुत वीरता से देखा जा रहा है, सुवीरता से देखा जा रहा है। पासवान हो गए, यूपी में पासी हो गए, यूपी में छपरा में मांझी हो गए, आर्य हो गए उत्तराखंड में, सरोज हो गए, गहलोत हो गए, ये सभी दुसाध जाति के ही पार्ट हैं। ऐसे कई जो हैं, जो टाइटल है वो लगते हैं। तो इस तरह से दुसाधों के ही वो अंग हैं, भाग है।
सर जी, जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते जी, हैं, जी। ठीक है, तो आपकी ना कौन सी विधानसभा लगती है और उस विधानसभा में आपका कार्य क्या है, और उस विधानसभा में जहां से आप रहते हैं तो वहां पर भी दुसाध जाति समाज के कई ऐसे लोग रहते होंगे, जी। गरीब तबके के लोग रहते जी। होंगे, शोषित पीड़ित वंचित, है ना, कई लोग रहते होंगे, तो आप उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं और अपने गांव को देख रेख में कैसे रखते हैं, आप जी। ये बताइए। देखिए, ये जो सामाजिकता है ये मुझे अपने परिवार से मिली, क्योंकि उनका नाम लिए बिना मैं अगर कोई बात कहूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो ये एक अधूरी बात होगी। मैं सरजू राम जी का सबसे छोटा वाला बेटा हूँ, जो इस समय दिल्ली प्रदेश दुसाध उत्थान परिषद पासवान समाज का अध्यक्ष है। मेरे पापा जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमारा, पहले मैं बता दूं, मेरा जो विधानसभा पड़ता है मखदुमपुर, मखदुमपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी कार्य क्षेत्र आता है। जीतन राम मांझी गया संसदीय क्षेत्र से सांसद है इस समय। और मेरा जो गांव पड़ता है उसका नाम है ककड़िया, और जो हमारा जिला पड़ता है वो है जहानाबाद। जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र यादव जी हैं, वर्तमान मिनिस्टर। उन जहानाबाद और गया उसके बीच में हमारा एक छोटा सा गांव पड़ता है ककड़िया, सरेन नदी के किनारे। अच्छा, ये गया से जो ककड़िया है जी। कितनी दूर है? ये करीब 5 किलोमीटर से भी ज्यादा, क्योंकि ना हम गया गए हुए हैं। अच्छा, हाँ, गया नवादा में मेरा ससुराल भी है। ठीक। तो मैं बता दूं कि जो मेरे फादर थे, तो जब मैं छोटा था तो वहाँ के MP हुआ करते थे राम स्वरूप राम जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो भी हमारे पासवान समाज से आते थे। तो उनकी और मेरे पापा की बहुत गहरी दोस्ती थी, और दोनों मिल करके हमारे ना केवल गांव ककड़िया का बल्कि आसपास के क्षेत्रों में लाइटें लगाना, सड़क बनवाना, चापाकल लगवाना और पानी की व्यवस्था करना, और साफ सफाई, स्कूल, यहाँ तक के छोटे छोटे जो हॉस्पिटल होते हैं, छोटे जो जहानाबाद वगैरह में, उनकी देखरेख में काम करना, इस तरह की चीजों को उन्होंने किया, और गांव में स्कूलों पे विशेष ध्यान दिया। आज वो भी इसमें नहीं रहे। अभी मैं रिसेंट में मेरे भतीजे की डेथ हुई थी, तो मैं गांव गया, तो मैंने गांव में सड़क टूटी पड़ी थी जो मेरे पापा के जमाने की बनी थी। मैंने आवाज उठाई, पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो करवाया। सड़कों पे लाइटें नहीं थी, उसके लिए आवाज उठाई। और सबसे बड़ी बात कहूँ मैडम, क्योंकि आप समाज सेवक भी हैं, तो आवाज सबसे बड़ी बात, एक मैं कहानी बताऊं। मैं गांव में गया तो दूसरे ही दिन वहाँ के हमारे स्वजाति भाई और गरीब लोग वहाँ आए मेरे बीच में कि प्रधान जी, स्कूल में टीचर नहीं आते, और साथ साथ उनके बच्चे भी आए। अच्छा जी। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि बच्चे जा रहे हैं और स्कूल में टीचर नहीं आ रहे। तो मैंने स्कूल में छापा मारा। अच्छा जी। और स्कूल में जब छापा मारा तो 2-3 टीचर थे। मैं एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूं, इस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। अच्छा। पहली दूसरी तक ककड़िया गांव में, मेरे गांव से थोड़े से दूर हटके क्या कहते हैं, एक स्कूल था, उसमें पहली या दूसरी तक मैं पढ़ा था। उसके बाद नाम याद है सर आपको? स्कूल का नाम ककड़िया गांव था। अच्छा। और क्या कहते हैं, ये राष्ट्रीय, अच्छा, हाँ, ठीक। माध्यमिक विद्यालय था। तो उस स्कूल में मैंने जब वहाँ देखने गया तो टीचर लोग 2-3 टीचर थे, चौकीदार भी नहीं था। उस मैं वहाँ गया, ताला खुलवाया तो देखा मैंने सब क्लास में उनसे पूछा भी, बच्चों से, उनसे कुछ चीज़ें स्टडी के बारे में बताई। लेकिन बड़ा बुरा लगा कि विगत आज़ादी के 79 साल बाद हम भारत के शिक्षा की बात, हाँ, भारत की शिक्षा की बात करें तो बिहार में शिक्षा न्यूनतम स्तर पे है, यानी 0 ग्राउंड पे है। जी। इससे बड़ी बात शर्मनाक
वहाँ के जनप्रतिनिधि या वहाँ के नेताओं के लिए क्या हो सकते हैं जब वहाँ के स्कूलों में नेताओं की गैरहाजिरी हो, जबकि गैरहाजिरी ज्यादातर बच्चों की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? आप क्या संदेश देना चाहोगे वहाँ के बच्चों को कि आप पढ़ने लिखने आओ, आप जब खुद ही गैरहाजिरी रहोगे तो, बिल्कुल, जबकि उनकी हाजिरी लगती रहती है। और तो सर हाजिरी कैसे लगती है जब वो टीचर ही नहीं है तो? अब ये तो मैनुअल काम होता है, हाँ वो तो। और वहाँ के जो खाना वगैरह आता है या बच्चों के स्पोर्ट्स के चीजें आती हैं वो भी क्या कहते स्कूल के टीचर अपने घरों पे ले जाते हैं, ये भी बच्चों ने बताया मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि वहाँ आंगनबाड़ी भी है, वहाँ भी ऐसी है कि घर पे वो टीचर बैठे रहते हैं, आंगनबाड़ी चल रही है। लेकिन एक बात बता दूं कि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब मैंने वहां आवाज उठाई तो इतना डर तो था विजय प्रधान का उनको कि आज तक इस स्कूल में टीचर भी आ रहे, बच्चे भी आ रहे, आंगनबाड़ी भी खुल रही है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। विजय प्रधान जी, जी सबसे पहले जो पूछना चाहूंगी कि मैं आपके जो फादर थे जी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, जी और जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी कि ना सरजू राम जी, जी ठीक है, आपके पापा थे। जी तो उन्होंने समाज के लिए हक और हित के लिए इतना काम किया, जी। दुसाध जाति में होने के बावजूद भी समाज में, ठीक है, तो समाज के लिए इतना काम किया और काम करते करते अपने हक और हित के लिए, लोगों के हक और हित के लिए काम किया और दुनिया में नहीं रहे। और दिल्ली की सूची में कहा जाए तो उन्होंने अपना जो दुसाध जाति का नाम भी नहीं डलवा पाए। उनका सपना जो है सर, सपना सपना ही रह गया। तो मैं ये कहूंगी आपसे, थोड़ा आप भी इमोशनल हो रहे हैं, आपकी आंखें नम हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। सर मैं आपके साथ में हूं सर, प्लीज। क्योंकि ये जो आज मैं सवाल कर रही हूँ ये आपके हक और हित के लिए है, ठीक है, तो प्लीज आप रोइए मत, क्योंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, काफी इमोशनल भरा ये वीडियो बन रहा है, तो हम नहीं चाहते थे लेकिन आंखें नम हो ही जाती हैं अगर हमारे जो फादर हैं या फिर हमारे रिलेटिव अगर जो प्यार करते हैं वो ना हो दुनिया में। तो सर दिल्ली में सूची में नाम नहीं डलवा पाए, उनका सपना सपना ही रह गया। उनके जो मंझली बेटे थे, ठीक है, जिनका नाम है अजय इंजीनियर, और वो सरकारी टेंडर लेते थे, बड़े बड़े टेंडर लेते थे, ठीक है, सरकारी महकमे पे थे आप वो, और उन्होंने खूब नाम कमाया, पैसा कमाया और वो भी चले गए, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी सर कि इसके बारे में कुछ बताइए कि इधर दिल्ली की सूची में नाम नहीं डलवा पाए आपके फादर, करते करते हो गया, और आप भी उसी समाज के ही रहने वाले हैं, दुसाध जाति के ही हैं, और 2 साल हो गया आपको लगभग, ठीक है, और पूरी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप। तो सर आप उनका जो सपना है आप कैसे पूरा करेंगे, जरा प्लीज बताइए। प्लीज पहले तो आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, ठीक है। देखिए मैं कि मेरे जो फादर थे वो मेरे आदर्श थे जी। मैं उनकी मीटिंगों में चाय पिलाता था लोगों को, जब दुसाध भाइयों का सम्मेलन होता था, और जो जितने भी हमारे घर पे या हमारे कार्यालय पे लोग आते थे, जहाँ हमारा पापा का ऑफिस हुआ करता था, जी जी, तो वहाँ पे मैं दरी बिछाता था, कुर्सियाँ लगाता था, उनकी सेवा दिया करता था। तो मैं सुनता था, मेरे फादर का सपना था कि पासवान समाज जो दुसाध जाति है इनका दिल्ली की सूची में नाम हो, ताकि जो बिहार से गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित जो स्वजाति लोग आते हैं भारत में, और भारत की राजधानी दिल्ली में रोजगार के पर्पज से, अपने बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से, तो उन्हें आरक्षण मिले। उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली, वहां से हमारे पासवान समाज दुसाध जाति भाइयों को मदद मिले, आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, नौकरी में भी, यानी जहाँ जहाँ जो एससी कैटेगरी में जो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो दिल्ली में, चूंकि पूरे बिहार में
पासवान समाज दुसाध जाति ऐसी कैटेगरी में आता है। और मेरे फादर सरजू राम जी का जो सपना यही था कि दिल्ली में भी सूची में नाम डलवाने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में क्या कहते आरक्षण मिलेगा। तो इसके लिए वो लंबी लड़ाई लड़े और उन्होंने इसके लिए, आज हमारे बीच में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है, उनसे भी संघर्ष किया और उनके खिलाफ कई आंदोलन किए जंतर मंतर पे कि भाई उनके खिलाफ रैलियां निकाली कि आप पासवान समाज के इतने बड़े नेता हो। एक नारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहां वर्षों से अंधेरा है। तो मैं आज तक दिल्ली की सूची में पासवान समाज में सर मैं भी गई थी, हम लोग गए हुए थे, उसके अंदर में जो प्रदर्शन हुआ था जो कि रामविलास पासवान जी के लिए किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा रहा वो चीज। उसमें देखो आप आए, हमने आपका स्वागत भी किया और उसमें हमने पासवान जी को भारत रत्न देने के लिए मांग भी की और धरना प्रदर्शन भी किया कि 4 बार वो क्या कहते हैं जितने भी प्रधानमंत्री रहे वहां पर मंत्री पद पे रहे, सत्ता में हर बार रहे वो, तो उन्हें भारत रत्न दिया जाए। और जिस भी मंत्रालय में रहे उस मंत्रालय को उन्होंने चमकाया, उसको प्रोग्रेस किया, इसके तहत उन्हें भारत रत्न दिया जाए। साथ ही साथ वहाँ पे हमने दुसाध जाति के हक और हित के लिए दिल्ली में सूची में नाम डलवाने के लिए भी रैली की और धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आप भी थे। और हर साल हम करते, हर साल मैं दर्शकों को बता दूं कि जो मेरे फादर के बारे में आपने बताया, वो उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सेक्शन ऑफिसर पद पे थे। 100% में से 40% वो घर पे खर्चा करते थे, 60% समाज में दुसाध जाति के लिए खर्चा करते थे, जिसके कारण आज उन्हें पूरा दुसाध जाति पासवान समाज और उन्हें एक आदर्श के रूप में मानते हैं। जी सर। तो मैं बता दूं कि हमारे जो फादर थे वो बिहार में अपने गांव उसके आसपास एरियो में विकास करवाया और दिल्ली में जो उनका सपना था कि पासवान समाज को हक और हित के लिए आगे बढ़ाएं, उनके बच्चे पढ़े लिखे और बड़े बड़े पदों पर राज करें, उनका सपना साकार करने के लिए हमारे जो मंझले भाई है जो आपने बताया जय जीडियर, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। जी बिल्कुल। और उनका भी सपना ये, सबसे छोटे बेटे आप ही हैं सर। जी। और मैं अजय इंजीनियर जी के बारे में बता दूं तो न में केवल मेरे बड़े भाई थे बल्कि मेरे बाप जब समान थे, उन्होंने हमेशा मुझे लाड प्यार दिया, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। आज जो कुछ भी हूँ मैं मंझले भाई के कारण हूँ, अपने पापा के कारण हूँ। उन्होंने मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज उनकी जो भी सपने हैं उनको साकार करने में मैडम सर आप जैसे इमोशनल हो रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है, अब आपके जो फादर थे जी, इतना कुछ इन्होंने किया, पूरा जीवन लगा दिया जी, ठीक है। आपके भाई ने भी, मंझले भाई ने भी पूरा जीवन लगा दिया है, जीवन लगाते लगाते चले गए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि वहां के नेता, शासन प्रशासन ने इस बात को इग्नोर क्यों किया, ये समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं किया, इसको क्यों ध्यान नहीं दिया कि दुसाध जाति जो है दिल्ली की सूची में नाम होना चाहिए। मैडम मैं क्या कहूँ, इस बात को लेके प्रत्यक्ष गवाह है कि मैं चिराग पासवान जी से खुद मिला उनके ऑफिस में, ठीक है, और चिराग जी से बोला कि भाई मेरे फादर का जो सपना था, आपके फादर से संघर्ष किया, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप दिल्ली की सूची में नाम डलवाइए। आपने डायरेक्ट बात करी थी? डायरेक्ट बात की उनके कार्यालय में जाके। अच्छा। मेरे साथ मुजफ्फरपुर के जिला पार्षद अजय पासवान जी थे और सर्जन डॉक्टर भी थे मेरे साथ, जो ऑल इंडिया मेडिकल में थे, जो हमारे दुसाध जाति से ही थे। और जब उन्होंने बाहर आकर के मेरे से बात की कि प्रधान जी आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, मैंने कहा क्या हुआ, अपने जाति के लिए नहीं बात कर सकता क्या मैंने चिराग जी से एक ही बात कही कि चिराग जी विगत आजादी के 79 वर्षगांठ में हम जी रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में दुसाध जाति पासवान समाज को
दिल्ली की सूची में नाम होने के कारण आज भारत में दिल्ली में भारत क्या कहते हैं दूसरा जाति को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। बिहार से सर्टिफिकेट बना के दिल्ली में दिया जाता है, उसके बाद एसडीएम को जाओ, इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। हाँ, जिसके कारण गरीब सिलेंडर मार जाता है, जिसके कारण वो सरकार के सभी लाभों से वंचित हो जाता है। इसका मतलब 0 सन्नाटा। आपको क्या लगता है कि अब होगा कुछ कि नहीं होगा? लगता है देखिए, आखिरी सांस तक जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, अपनी गारंटी लूंगा। मैंने जो वादा अपने फादर, अपने मंझले भाई अजय इंजीनियर जी को किया, अपने फादर सरजू राम जी को किया, मैं बता दूं कि आजीवन भर दिल्ली की सूची के नाम के लिए अगर मुझे मर मिटना भी पड़े, आमदा भी करना पड़े, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ना केवल आपके वीडियो, आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ, ये भी हमारे दुसाद भाई देखेंगे, क्योंकि मेरे रगों में भी सरजू राम जी का ही खून है चोरमल बाबा जी का, राजा सलेह जी का और राह बाबा जी का, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, उनको मैं फॉलो करता हूँ। सच की लड़ाई के लिए हम भी आपके साथ हैं सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। हम बात करते हैं कि लॉकडाउन के अंदर में, जैसा कि मैंने भी देखा, आपने भी देखा, पूरे भारत ने देखा जी, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान अन्नू सूद जी ने जितनी मेहनत लॉकडाउन के दौरान करी, जितने प्लान लोग कर रहे थे, जितना खाना पानी, बहुत ज्यादा हेल्प करी, ठीक है। वहीं जो है कि चिराग पासवान, जो कि बहुत बड़े नेता अपने आप को बोलते हैं, तो उनका कोई फर्ज नहीं था कि उन लोगों के लिए कुछ करना, कि दूल्हे बने बैठे ही रहना, क्योंकि ना देखिए, दूल्हे बनने का हक तो सर आपको तो है ही है। चिराग पासवान कुंवारे हैं, सही बात है, लेकिन जितनी मेहनत इन्होंने करी, क्या उन्होंने की, क्या उनको नहीं करनी चाहिए थी सर? देखिए मैडम, एक इच्छा शक्ति होती है, एक क्या होता है कि पैरासूट से आना, उन्हें सब चीज विरासत में मिली है। एक बहुत बड़ा ब्रांड रामविलास पासवान जी के बेटे हैं वो, और उनके जितने भी, जैसे पशुपति पारस हो गए, रामचंद्र पासवान जी हैं जो अभी इस बीच में नहीं रहे जी, उनके वो भतीजे भी हैं। लगातार उनके पूरा परिवार सांसद या किसी मंत्री पद पे पूरे देश के हैं या बिहार के हैं, उनका पूरा कुलवा नेतागिरी में है। लेकिन पूरी फैमिली है सर, पूरी फैमिली है जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए, ये हमारे पासवानों के लिए, दुसाध जाति के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन एक चीज तो बनती है ना, आप एक तरफ चिराग जी कहते हैं बिहार इज फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। आप इस समय क्या है, मंत्रालय जो है आपके पास फूड प्रोसेस का है जी, उद्योग का है, ठीक है, खाद्य का है। और बिहार किसान प्रदेश राज्य है, आप किसानों के उत्थान के लिए करते, उद्योग के लिए करते, अगर वो करना चाहें तो हो सकता है, मतलब, लेकिन एक नीति और नियत भी तो होनी चाहिए। बस वही बात है सर, नीति और नियत जब तक नहीं होगी तब तक आप किसी का भला नहीं कर पाएंगे। आपने लॉकडाउन की बात करी, तो मैडम अन्नू सूद जी ने जितनी गरीबों के लिए मदद की, बिहार के लिए मदद की, ये जग जाहिर है। किसको नहीं पता कि अन्नू सूद ही मन बन के, सुपरमैन बन के, स्पाइडरमैन बन के वीडियो देखी और अच्छी लगी इनकी, कि इतने स्टार होने के बावजूद गरीबों के लिए और इसके लिए और उनको दिल से नमन और धन्यवाद की। ऐसे लोग पूरे देश के लिए एक संदेश है। मैं बता दूं आपको कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इच्छा शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता जी, बिल्कुल। अगर मेरी इच्छा शक्ति है तभी मैं सेवा की भावना, सेवादार बन सकता हूँ। चिराग जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, उनकी एक तारीफ करूंगा। जब भी उनके कार्यालय पे गया मैं, तो मुझे बहुत इज्जत मान सम्मान मिला, और सबका इज्जत मान सम्मान करते। लेकिन देखिए, इज्जत मान सम्मान, फोटो सेल्फी, देखो से एक अलग चीज है, नेताओं वाला काम हाँ, है, नेताओं। लेकिन इसके साथ साथ आप कितने जो बिहार से आए हुए लोगों का इलाज करवाते हैं, उनके स्कूल कॉलेजों में एडमिशन करवाते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करते हैं। अगर आपके किसी भी जाति भाई की हत्या होती है या वो किसी तरह से पीड़ित है, शोषित है, वो कितनी आप मदद करते हो, ये गिना जाएगा इतिहास में। सर, जैसे कि मैंने आपकी आंखें नम देखी मैंने, तो सर एक आप भी हैं कि अपने
अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए अभी भी जी जान लगा रखी है, तो ऐसे तो चिराग पासवान जी को भी करना चाहिए था। देखिए मैडम, मैं हाल फिलहाल की घटना बताऊं कि मेरे गांव ककड़िया गांव है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, ककड़िया गांव में एक नंदू पासवान जी है, उनकी हत्या हुई। ठीक है, दलित पासवान समाज से थे, दुसाध जाति के थे। उस हत्या के लिए मैं प्रिंस पासवान जी, जो मेरे दोस्त भी हैं, उनको के पास भी गया, पशुपति पारस के पास भी जी के पास भी गया, और चिराग जी के पास भी गया, और फिर कार्रवाई नाम की कोई चीज नहीं हुई। संजय पासवान जी जो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं और सांसद भी रह चुके हैं जी, और अभी भी मंत्री, कई मंत्री पद पे वो रहते हैं, और जाना माना नाम है हमारे जाति के। मेरे उनसे बात हुई तो कह रही इतनी जल्दी होता है क्या हत्या का केस? बताइए, ऐसी भाषा बोलना कहाँ तक उचित है? हमने तो उन्हें कहा कि सर हमारे आप गार्जियन हैं। तो मेरी फोन पे बात हुई, और यहाँ के विकासपुरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय सिंह जी ने संजय पासवान जी से मेरी बातचीत कराई, लेकिन 2 टूक जवाब के बाद मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। इसके बाद बारी आई मखदूमपुर विधानसभा के विधायक सतीश दास जी का, जो उस समय के विधायक थे नंदू पासवान जी की जब हत्या हुई थी तब। तो उन्होंने कहा आपके भगवान तो चिराग जी हैं हमारे, आप उनके पास जाइए। तो ये भाषा मैं बता दूं, हमारे जो मखदूमपुर विधानसभा के विधायक सतीश दास जी का था। ऐसी भाषा विधायक की है कि आपके भगवान तो चिराग है, वो क्यों उनसे क्यों नहीं करवाते? अच्छा, एक दूसरे पे थोपते हैं। बस काम करने के लिए कोई राजी नहीं। सर अब तो इलेक्शन भी है बिहार में। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, इस समय रामविलास पार्टी जो हमारे चिराग पासवान जी की पार्टी है, एलजेपी, उनसे रानी कुमारी जी खड़ी हुई है इस समय मखदूमपुर विधानसभा से। उनसे भी मैंने बोला, पहले वो जिला पार्षद थी जब नंदू पासवान जी की हत्या हुई थी, कि जी आप क्यों नहीं जाते? विजय प्रधान जी, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें तो कोर्ट करेगी, पुलिस करेगी। मैंने कहा मरे के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन जाया तो जाता है। आपको किस बात का डर? आप उस जो पीड़ित परिवार है, जो हत्या हुई है, उसके परिवार में जाके एक संवेदना, एक दुख प्रकट करने तो जा सकते हैं, उसकी मदद तो कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एक घटना और ककड़िया में लाल किशन जी की हुई। उनका लड़का विधायक, पिछले जो विधायक का चुनाव था उसमें प्रत्याशी भी लड़ा हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हो गई उसके पापा की। आज तक उस हत्या भी नहीं घोषित हुआ, और उसका लड़का बेचारा नजरबंद घर में बैठा हुआ है, बिल्कुल शोक प्रकट में, बाहर नहीं निकलता। बेचारा यंग था, जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा और बिना किसी मदद के 2000 वोट पाए। यंग लड़का, यूथ, पढ़ा लिखा, जिसके फादर की हत्या हुई, लेकिन आज तक वो हत्या साबित भी नहीं हुई, और उसने लगातार कई जगह लेटर लिखे, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। वहां मैंने आवाज उठाई, नंदू पासवान जी के जितने हत्या में दोषी थे उनको मैंने जेल करवाया। तो इस तरह की चीजें के लिए विजय प्रधान आंखें बंद नहीं करेगा, ना मुंह बंद करेगा, ना कान बंद करेगा। जब भी मेरे पास किसी तरह की कोई समस्या, चाहे बिहार से आए या देश से आए, पासवानों के लिए, दुसाधों के लिए, तो विजय प्रधान 24 घंटे इनके लिए खड़ा था, है और रहेगा। विजय प्रधान जी, आपको लगभग 2 साल हो गए हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद भी कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? जी बिल्कुल राइट, आपने क्वेश्चन किया कि इन 2 सालों में कई हत्याएं हुई, जैसे गोल्डन पासवान जी की हत्या हुई, इसमें भी मैंने बहुत एक्शन लिया उसमें, और जितने पासवानों की बिहारों में हत्या हुई उसमें संस्था के नाम के ऊपर डीजीपी, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको लेटर गिरे, और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि एक्शन हुआ। राजगीर में एक केस मेरे पास ऐसा आया जो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको ये जगह मिलनी चाहिए, लेकिन वहां इतने बाहुबली हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो जगह उन्हें नहीं मिल पाई, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। बताइए,
तो देखिए मैं जब तक हूँ, हाँ आपने जो 2 साल की बात की उसको काटूंगा नहीं। 2 साल हुए तो हर 2 साल में हर 6 महीने पे मैं जंतर मंतर पे धरना देने जाता हूँ परमिशन वो लेके। तो मैं देखती हूँ सर। हाँ, और मैं लगातार आवाज उठाता हूँ, ये आवाज कभी बंद नहीं होगी। और लगातार दिल्ली स्तर पे मैं लगातार दुसाध जाति का नाम दिल्ली की सूची में डलवाने के लिए कार्य लगातार प्रयास करते हैं। वचनबद्ध हूँ, और इसके लिए मैं जवाबदेही हूँ, और इसके लिए मैं सभी लोगों को संगठित कर रहा हूँ। और आपके वीडियो के माध्यम से अगर मेरी बात को जितने दुसाध भाई पासवान समाज सुन रहे हैं तो आप मेरा साथ दें, मेरे नंबर पे फोन करें, मेरे घर आए और मेरे से संपर्क करें। हम आपके हर समस्या को, चाहे वो किसी आधारित हो, जो भी संभव हो, हम आपकी समस्या को दूर करें। और दिल्ली की सूची में नाम डलवाने के लिए आप मेरे साथ खड़े हों, मैं आपके साथ दूंगा। विजय प्रधान जी, जैसे कि आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं और बिहार में इलेक्शन है, जी ठीक है, 6 तारीख को इलेक्शन जी। है और 14 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। बिल्कुल। अब बिहार में लगातार मेहनत देखने को मिल रही है नेताओं की। बिल्कुल। अब बिहार और यूपी के राजनीति के बिना तो ये इलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल, पूरे देश की राजनीति तय करता है यूपी और बिहार के लोग, है ना जी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, या फिर क्या कुछ है सर, प्लीज बताइए। देखिए, ये तो 14 तारीख का जब खुलेगा रिजल्ट तभी बताएगा, या ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं एक बड़ी बात बता दूं, को जो दिग्गज चेहरे हैं इस टाइम के, हर पार्टी पूरे दमखम से ये चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये चुनाव बिहार का चुनाव नहीं है, पूरे देश की निगाहें बिहार के चुनाव को लेके हैं। सारे के सारे सर बिहार ही पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। वो कहते नहीं है सर बिहार ही नंबर 1। हाँ जी, देखिए है भी नंबर 1 बिहार, और क्या सभी की जुबान पे रहता है जी, सर। बिहार ही एक ऐसा देश है जिसकी राजनीति के बिना पूरा देश अधूरा है। मैं बता दूं कि आप जो बिहार के चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये कहूं कि सभी पार्टियां अपनी दमखम से लगी हुई है। और तो और जो हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, पूरी तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो गए, जेपी नड्डा जी हो गए, बड़े बड़े स्टार ना केवल उन्होंने प्रचार के लिए उतार दिए बल्कि उनको उम्मीदवार भी बना दिया। जैसे मैथिली ठाकुर जी है, जो आपने अपने न्यूज चैनल पे भी मैथिली ठाकुर जी की कुछ पोस्ट, मैं सपोर्ट कर रही हूँ सर उसको। सर न्यू जनरेशन है, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जी जी, लेकिन क्या पता सर बदलाव आ ही जाए। देखिए, बदलाव आने का मतलब ये है कि मैथिली ठाकुर जी से देखा होगा आपने, लगातार यूट्यूब पे उनका विरोध भी हो रहा है। हाँ। क्योंकि देखिए अमूमन क्या होता है कि खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार हो, बहुत बड़ा क्या कहते वो पद पे हो किसी में, फिर वो जब चुनाव आता है तो राजनीति में घुस जाता है, तो लोगों को कुछ अजीब सा लगता है कि दर्री बछाने वाले, पार्टी में सेवा करने वालों को टिकट नहीं मिलती, और इन सेलिब्रिटियों को आके पैराशूट से आते हैं और टिकट ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे समाज सेवकों को ये पछता नहीं है और इनका हम विरोध करते हैं। तो अब मैं बता दूं कि इसी तरह से कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव से पहले से ही खूंटा गाड़ा हुआ है। वोट चोर वाली जो वोट चोर गद्दी चोर, हाँ, ये पूरे देश नहीं दुनिया देख रही है। हाँ। कि इस तरह जो इन्होंने ये लाइव वीडियो और जो उन्होंने खुद एंकर बन के, हाँ, एंकर बन के इस चीज को आगे लाए, ये पूरे बिहार में घूमा, और बिहार में कांग्रेस और राहुल गांधी भी पूरे दमखम दिखा रही है, और राहुल गांधी जी का भी वेलकम हुआ है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी से पूरा देश समाज सेवक के रूप में तो देख रहा है, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं जो व्यक्तिगत सोचता हूँ उनके बारे में, तो मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है थोड़ा सा वो बीच में थोड़ा कट जाते हैं। अब बिहार के चुनाव में उन्होंने वोट चोर की राजनीति बड़ी जोरों से शुरू की और घर घर में पहुंचा दी, लेकिन एकदम से विदेश में चले गए। अरे आपको क्या जरूरत थी
किसको नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में पूरी तरह से कमजोर है। उनके पास 2 बड़े स्टार थे, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कहीं कमियां छोड़ी नहीं। हाँ, लेकिन उनको ला करके रिप्रेजेंट करके मेहनत करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो भगवान जाने, वो खुद पार्टी उनकी जाने। मैं तो एक अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी ने भी मेहनत करी है। चिराग जी ने भी अपनी मेहनत के बल पे 29 सीटें एनडीए में लाए हैं, जो अपने बल पे पिछली बार उनके 1 सीट जीती थी, वो अकेले बल पे लड़े थे। मैं बता दूं बिहार में 243 विधानसभा की सीटें, सभी लोग जीत के लिए दमखम लगा रहे हैं, हर पार्टी। सर एक बात देखने को मिल रही है जी, जैसे कि चाहे स्टार हो गए, चाहे नेता हो गए, सभी नेताओं को मैं ग्राउंड पे देखती हूँ, लेकिन ना सर चिराग पासवान जी नजर नहीं आते ग्राउंड पे। देखिए चिराग पासवान जी क्षेत्र में जा रहे हैं, देखिए मीडिया कहीं ना कहीं नजर ना आए, लेकिन मीडिया में जरूर नजर आ जाए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कि देखिए मैं बताऊं, जो सत्ता में रहता है वो टॉप 10 चैनल है ना, वो सत्ताधारी का जरूर दिखाते हैं। यही रोष है। देश का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ जो होता है मीडिया, उन्हें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी उतनी मजबूती से दिखाना चाहिए। 20 साल से सत्ता में एनडीए है, जिसमें हमारे चिराग जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, है कि नहीं है। बीजेपी का गठन है, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, आरके सिंह हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग हैं। भाई इतने लोग हैं आपके, गिरिराज सिंह जी हो गए। आप हमारे बीच में सुशील मोदी नहीं रहे, तो कहने का मतलब है कि आपके इतने बड़े 20 साल से आप शासन कर रहे हैं, उसके बाद भी आप विपक्ष वाली भाषा बोल रहे हैं। बिहार इज फर्स्ट, बिहारी इज फर्स्ट, ये किसकी भाषा है, किसके डायलॉग या वचन है? चिराग जी का। बिल्कुल। तो चिराग जी सत्ता में हैं, आप सत्ता में बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या विपक्ष में जाके करोगे क्या? तो ये गुमराह आप मीडिया को कर सकते हो, हम जैसे समाज सेवक को नहीं कर सकते। ये भाषा तो विपक्ष की है। विपक्ष आपसे पूछेगा कि बिहार इज फर्स्ट, बिहारी इज फर्स्ट होनी चाहिए, उनको उद्योग मिलने चाहिए। जो आज बिहार के लोग, गरीब लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार के दूसरे भारत के दूसरे राज्यों में नौकरी पेशे के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए। क्या बिहार में उद्योग नहीं खुलना चाहिए? हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह विश्व स्तर पे कोई विद्यालय नहीं बनना चाहिए? सर बिहार में तो ऐसा कुछ सुधार मुझे लगता है सालों में। अब वही 20 साल से सत्ता में ये एनडीए सरकार थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो हम इन्हीं से मांग करेंगे ना। हम तेजस्वी जी से मांग तो करेंगे। नया कोई भी जीतता है, कोई भी नेता, तो लगता है कि आपको कुछ बदलाव होगा ऐसे में, जब इतने सालों से नहीं हुआ तो विश्वास 5 साल का होता है सर। 5 साल में देखिए, तो क्या कुछ हो जाता है। देखिए हमारा काम है सच की आवाज को दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवक का परम कर्तव्य होता है, मीडिया का परम कर्तव्य होता है जनता को अवेयरनेस करना, उनको जागरूक करना कि आप जागो, आप अपनी पढ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अपने हक और हित की लड़ाई के लिए ऐसे नेता खोजो जो आपके हक और हित को पूरा करे, आपके क्षेत्र में विकास लाए, आपके सभी चीजों को पूरा करे। सर इलेक्शन के दौर में आप क्या जनता को, वहां के जनता को क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि ना बड़े सोच समझ के वोट दीजिए? देखिए मेरा विजय प्रधान समाज सेवक के रूप में तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों को कि आप जाति, धर्म और क्षेत्रवार से ऊपर उठकर अपने बिहार के प्रोग्रेस यानी विकास के लिए वोट करें, और साथ ही साथ वहां शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए वोट करें। वोट करें महंगाई के खिलाफ, वोट करें अपनी उन्नति के लिए, तभी विकास में सुधार हो सकता है। ऐसे नेताओं को वोट ना करें जो जाति के नाम पे आपसे वोट मांगे, धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगे, क्षेत्र के नाम पे आपसे वोट मांगे, क्योंकि वोट लेकर के फिर अपने परिवारवाद के नाम पर अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे
और हजारों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। किन किन नेताओं, आपसे तो छुपा नहीं है, लोगों से छुपा नहीं, देश से नहीं छुपा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये देखिए, हमारे जाति में भोला पासवान जी मुख्यमंत्री, जो हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे अपने कार्यकाल में। पुनिया है बिहार में, वहां आज भी उनका गरीब परिवार इंदिरा कॉलोनी में रहता है। मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके, तो एक मिसाल है। उन्होंने भी बिहार के दुसाधों के लिए, जाति के लिए और बिहार के सामूहिक लोगों के लिए खूब काम किया, लेकिन फिर भी अपने परिवार को नहीं आगे बढ़ाया। उनका परिवार आज भी इंदिरा कॉलोनी में एक गरीब परिवार बन के रह रही है। तो इनसे, इन नेताओं को सीखना चाहिए, वोटरों को सीखना चाहिए। बिल्कुल। एंड में मैं एक बात कहना चाहता हूँ बिहार की सभी जनता को कि ये जो आपका चुनाव है 2025 का, ये बहुत बड़ा और चुनौती है। और ये चुनाव ना केवल बिहार की दिशा और नीति को तय करेगा, बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक दिशा निर्देश देगा। बिहार की राजनीति से देश की राजनीति को तय करता है। यूपी की राय को पूरे देश की राय से माना जाता है, जोड़ा जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता को जाग जाना चाहिए और बिहार के विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, और जो बिहार की हितों की रक्षा भारत के दूसरे राज्यों में कर सके, उन नेताओं को वोट करना चाहिए। ओके सर, आज हमारे स्टूडियो में आए तो धन्यवाद आपका दिल से। साथियों, जैसा कि हमारे स्टूडियो में आप लोगों ने विजय प्रधान जी को सुना, मैं एनएसएस न्यूज के माध्यम से बिहार के वासियों को ये कहना चाहती हूँ, एक संदेश है मेरा। 2025 के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंदर में आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के वोट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार बटन दबा दिया, जिसको वोट देगा वो 5 साल तक लगातार लगा रहेगा। इसलिए आप लोगों ने सोच समझकर वोट देना है, ये सोचकर कि वो नेता जो खड़ा हो रहा है, जिसको हमने जिताया है, क्या वो हमारे भविष्य को उज्जवल कर सकता है? इस चीज को लेकर देख समझकर वोट देना है आप लोगों ने। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और सभी बिहार वासियों के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, कि जिसको भी वोट दे वो आपका काम करे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।